नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन पॉइंट में। आज हम बात करते हैं जो अंकित सर की येलो बुक है सामान्य ज्ञान की न्यू एडिशन विद साइंस के साथ, उसको हम कंप्लीट कराने वाले हैं। आपको हम एक वीडियो दे चुके हैं, किसी कारणवश हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। अब डेली आपको 1 बाय 1 हिस्ट्री की वीडियो, मतलब हिस्ट्री जो उसके बाद संविधान, जो पूरी किताब हम आपको कराने वाले हैं। येलो बुक जो वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और जो आपके आने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो बने रहिए फिर हमारे साथ। अब डेली आपको 1 बाय 1 वीडियो मिला करेंगे। तो देखते हैं, हमने एक पार्ट आपको दे चुके हैं हिस्ट्री का, अब दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। अब क्वेश्चन यही बनता है कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई स्थल में मिला तो हड़प्पा शहर मिला था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल की बात करें, जो उसका काल था वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्वेश्चन बना है कई बार एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता कार्यकाल कितना था, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750। आगे देखते हैं कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया। क्वेश्चन ये भी बना है कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख कब, यह 1826 ईस्वी में, और किसने किया था, चार्ल्स मेसन द्वारा। हड़प्पा संस्कृति को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बना है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इन लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांस्य बनाने की विधि आती थी। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। क्वेश्चन बना है कि सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने कौन से वर्ष में की थी, तो आपको याद रखना 1921 में। कई बार क्वेश्चन बना है कि सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। आगे देखते हैं, आगे है कि इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे, यह एक नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, तो नगरीय सभ्यता, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल माना जाता है। यह भी कई बार क्वेश्चन बना है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा, तो ये तो आपका लोथल। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। क्वेश्चन ये भी बना है कि इसमें सबसे अधिक चित्र किसके मिले हैं, तो आपको याद रखना है कि मछली के सबसे अधिक चित्र मिले सिंधु सभ्यता में। किसके मिले, मछली के। और यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मतलब ये पहले इधर से लिखी जाती थी जो भी कोई लैंग्वेज थी। और सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। नेक्स्ट है कि सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। यह भी क्वेश्चन बना है कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, तो मात्र सत्तात्मक थी। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। क्वेश्चन बना है कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो ये मिली आपकी नर्तकी की मूर्ति, मतलब एक डांस करती हुई मिली है, कांस्य की थी वो। ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधवासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। लोथल में, आगे देखते हैं कि लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई। यहाँ गाय के साक्ष्य भी मिले। आगे देखते हैं कि सिंधुवासी बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। क्वेश्चन बना है कि सिंधुवासी किसको अत्यधिक पवित्र मानते थे, बत्तख को। आगे देखते हैं, आगे है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से। क्वेश्चन बना है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। नेक्स्ट देखते हैं कि नक्शेदारी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। देखो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है कि हड़प्पा कहाँ है, ये पाकिस्तान में, और किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, HR लिख के, HR से आप याद कर सकते हो। एक सेकेंड, आप इसे मैं बताऊं आपको, HR याद रखना पड़ेगा, HR। तो S से क्या बना, S से बना आपका हड़प्पा और R से बना रावी। याद रखने वाली बात है, बाकी आप याद रख सकते हो, रट सकते हो कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन कई बार बना है कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है, तो यह है आपका रावी नदी के किनारे। आगे है कि मोहनजोदड़ो ये कहाँ पड़ता है, ये स्थल, ये पाकिस्तान में पड़ता है। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के। चनहुदड़ो पाकिस्तान, सिंधु नदी किनारे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा ये राजस्थान, किस नदी किनारे, घग्गर नदी किनारे। कई बार क्वेश्चन बना है कि कालीबंगा किस नदी किनारे, घग्गर नदी। मैंने आपको बताया कालीबंगा का मतलब क्या होता है, काले रंग की चूड़ी। लोथल ये गुजरात, ये किस नदी किनारे, भगवा नदी के किनारे।
क्वेश्चन ये भी बना है कि हड़प्पा शहर का जो मतलब बंदरगाह था क्या नाम था उसका, लोथल, याद रखना आपको। और किस नदी किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। आगे देखते हैं, आगे है कि रोपड़, ये आपका पंजाब में है, किस नदी किनारे, सतलज नदी के, काफी इंपॉर्टेंट है। आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी। क्वेश्चन ये भी बना है आलमगीरपुर से कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो आपको याद रखना आलमगीरपुर। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के सिंधु सभ्यता आगे की मतलब त्रिभुजाकार की थी, उसका उत्तरी कौन सा था, दक्षिण कौन सा था, मैं आपको बता दूं यहीं पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो देखो उत्तर की बात करें तो ये उत्तर का हिस्सा वो मांडला है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बात करें दक्षिण की तो दैमतबा जो महाराष्ट्र में पड़ता है। पूर्व की बात करें तो आलमगीरपुर जो मेरठ यूपी में पड़ता है। और पश्चिम की बात करें तो सुतकांगोडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। तो क्वेश्चन कई बार बना है कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी हिस्सा कौन सा है, तो आप बता सकते हो तो कौन सा है, आलमगीरपुर, जो कहाँ पड़ता है, मेरठ यूपी में। ठीक है, बाकी उत्तर वाला वो मांडला है जम्मू कश्मीर में, दक्षिण का पूछेगा दैमताबाद वो महाराष्ट्र, और पश्चिम का पूछेगा तो सुतकांगोडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। ठीक है, वर्तमान में पाकिस्तान में। आगे देखते हैं हम, आगे है आपका कि हम कहा रोपड़ कहाँ है, मैंने आपको बता दिया, पंजाब। ये किस नदी किनारे, सतलज नदी के। आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी है। रंगपुर गुजरात मादर नदी है। धोलावीरा गुजरात। बाकी किस नदी किनारे मैं आपको बता दूं, धोलावीरा ये है मंसर नदी के किनारे। किसके, इसमें तो नहीं लिख रहा, मैं आपको बता दूं, मंसर नदी किनारे। ये कौन सी नदी है, मंसर, आपको याद रखना है, मंसर नदी किनारे। बात करते हैं बनमाली हरियाणा रंगोई नदी किनारे। और सुतकांगोडोर पाकिस्तान दासक नदी के किनारे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, अन्नागार है। ये क्वेश्चन बड़ा है कि सबसे बड़ी इमारत जो मिली है वो अन्नागार मिली है मोहनजोदड़ो से। इनकी मुख्य फसल गेहूं और ज्योति जो है, यह सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अग्निकुंड, अग्निकुंड की बात करें कि अग्निकुंड कहाँ से मिला है, तो ये लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए। क्वेश्चन बना है कि अग्निकुंड कहाँ से मिला है, तो ये मिला आपका लोथल और कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ मैंने आपको बता चुका हूँ, तो क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। आगे देखते हैं कि मनके बनाने के कारखाने लोथल तथा चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन बना है कई बार ये भी कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले, ये लोथल व चनहुदड़ो। आगे देखते हैं कि चावल के साक्ष्य है लोथल से मिले हैं, जो चावल के साक्ष्य मिले हैं वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं कि हड़प्पा की मोहरें पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ये मोहरें स्टेराइट धातु की बनी हुई थी। देखते हैं आगे कि सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। आगे देखते हैं कि ये लोग सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे तथा मनोरंजन के लिए जैसे मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलने का प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं, आगे हैं इनको तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन बना है एग्जाम में कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो टेराकोटा। याद रखना आपको कि जो आग में पकी हुई मिट्टी उसे क्या कहता है, टेराकोटा। आगे देखते हैं सिंधु समाज में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी, मतलब पर्दा प्रथा थी। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग का डिजाइन बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ माना जाता है। अगर क्वेश्चन बना है कई बार कि सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या है, तो कई बार आंसर आपको लगाना बाढ़। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बात करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो ऋग्र वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की बात करें हम यहीं पे आपको बता दें उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल का जो कार्यकाल है वो 1000 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो याद रखना आप, एक तो ऋग्र वैदिक काल हो गया जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और एक हो गया उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। तो देखते हैं आगे फिर। देखो मैं आपको बता सका हूं कि उत्तर वैदिक काल का जो कार्यकाल था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व था। मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य भारत के मध्य एशिया ईरान से आए थे और भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे थे।
क्वेश्चन बना है कि जो आर्य आए थे वो सर्वप्रथम कहाँ बसे, तो आपको बताना है ये पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता थी, क्वेश्चन कई बार बना है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, मैंने आपको बता दिया नगरीय थी, लेकिन वैदिक सभ्यता थी आपकी ग्रामीण। याद रखना कई बार क्वेश्चन में बना है कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आपको आंसर लगाना ग्रामीण सभ्यता, कई बार क्वेश्चन में बना है। ठीक है, आगे देखते हैं कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। आपको याद रखना है कि आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्यों की भाषा कैसी थी, वो संस्कृत थी, यह ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन है कि आर्य की भाषा कैसी थी, संस्कृत, और ये कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण। मैंने अभी आपको बताया था, क्वेश्चन बना एग्जाम में कि वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता। बाकी जो हड़प्पा सभ्यता थी तो नगरीय सभ्यता थी। आगे देखते हैं, आगे है फिर प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा गया था, जैसे कुल, नंबर 2 ग्राम, नंबर 3 विश्व, नंबर 4 जन, नंबर 5 राष्ट्रीय। ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहते थे, आपने देखा होगा जो ग्राम मुखिया रहते हैं जैसे। आगे है कि विश्व का प्रधान विश्वपति, ये विश्व नहीं है विश्व है, इसे सही कर लेना, ये विश्व नहीं है ये विश्व है, विश्व कि विश्व का प्रधान विश्वपति होता है, कहलाता है, तथा जन का शासन राजन कहते हैं। बात ठीक है। आगे देखते हैं कि सभा एवं समिति राजा को सलाह देने की संस्था थी, स्त्री दोनों में भाग ले सकती थी। मतलब सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी और स्त्री दोनों भाग ले सकती थी। युद्ध के लिए गवशिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था, उग्र अपराधियों को पकड़ने कार्य करता था। आगे देखते हैं कि ऋग्वेद समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया। आपने सुना होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे देखते हैं कि आर्य का समाज पितृ सत्तात्मक था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सिंधु सभ्यता कैसी थी। आपको याद होगा यदि आप वीडियो में बने हुए हैं तो सिंधु सभ्यता थी वो मातृ सत्तात्मक थी, और आर्य समाज जो है मतलब ये था पितृ सत्तात्मक। मतलब वहाँ पे ज़्यादा माताओं के साक्ष्य मिले, मतलब जो मूर्ति मिली थी वो, तो इससे लगता है कि वो मातृ सत्तात्मक थी, और यहाँ पे है पितृ सत्तात्मक। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता थी वो मातृ सत्तात्मक थी और वैदिक सभ्यता थी वो पितृ सत्तात्मक थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होता था, जिसका मुखिया पिता होता है, जो आज भी है, और इसका कुल, उसे कुलुप कहते थे। आगे देखते हैं। आगे है कि स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, उससे पहले तो था उसमें। बाकी विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। तो जो मतलब वैदिक सभ्यता में ऐसा था कि जो विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को आमुज कहा गया है। तो क्या कहा है वैदिक सभ्यता में, जीवन भर महिला अविवाहित रहती थी, आमुज कहा गया है। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। कई बार क्वेश्चन में बना है कि वैदिक जो आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था तो वो कहता है सोमरस, जो वनस्पति से बनाया जाता था। आगे है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है। क्वेश्चन ये भी बना है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। और क्वेश्चन ये भी बना है कि किस उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोटबुक करते रहिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो क्वेश्चन बना है कि किस उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो याद रखना मुंडको उपनिषद से। एक पेन काफ़ी रखें, जो मोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि जो मतलब किस उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। आगे देखते हैं कि आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन और कृषि था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आगे देखते हैं कि आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, प्रिय देवता इंद्र थे, और इन्हीं कपड़े का सामूल्य कहते थे। आगे देखते हैं। आगे है कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। गायों की हत्या करने वालों के लिए मृत्युदंड था तथा देश से बाहर निकालने की प्रचलन थी, मतलब देश से बाहर निकाल दिया जाता था, प्रचलन थी। आगे देखते हैं।
आगे है कि ऋग्र, मैंने आपको बता दिया कि मतलब जो देश से बाहर निकालने की प्रावधान था। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र माना गया है। क्वेश्चन कई बार बना है, यूपी पुलिस में भी है, पिछली बार भी, कि ऋग्वेदिक काल में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है, तो सरस्वती नदी को। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना कि किस नदी को पवित्र माना गया है, सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार, ये भी याद रखना है कि गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ, एक बार, तथा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। क्वेश्चन कई बार बना है कि ऋग्वेद काल में किस नदी को सबसे पवित्र माना है, तो सरस्वती नदी को। और ये भी याद रखना, आने वाले एग्जाम में बन सकता है कि गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, एक बार, यमुना का 3 बार, और सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल मैं आपको बता चुका हूँ, 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता का सबसे प्रिय हो गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की होने लगी। मतलब जैसे पहले थी उसमें जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इसमें क्या था, पहले उसमें क्या था, व्यवसाय के आधार पर था, लेकिन अब इसमें उत्तर वैदिक काल में हो गया जन्म के आधार पर। याद रखना ये जो मतलब पहले था, मैं आपको बता दूं एक सेकंड, जो वैदिक सभ्यता में था, जो पूर्व जो ऋग्वेदिक काल था, उसमें क्या था, वो व्यवसाय के आधार पर था, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन अब क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी ये जन्म के आधार पर होगी। मतलब आप जिस कुल में जन्म होगा, यदि आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हो, बेशक आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन आप ज्ञानी हो कहलाओगे, लेकिन इसमें लिख रहा है जन्म के आधार पर, लेकिन पहले व्यवसाय के आधार पर था। आगे देखो, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहते थे। सत्यमेव जयते मुंड को, मैंने देखो अभी बताया था आपको, इंपॉर्टेंट लगा लेना, काफ़ी कई बार एग्जाम में पूछा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से। याद रहना, मुंडको उपनिषद से। कितने उपनिषद थे टोटल, मैंने आपको बताया था अभी, कितने थे, 108। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे है कि उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य की बात करें, 2 महाकाव्य, महाभारत और रामायण। महाभारत को पुराना नाम जय संहिता, कई बार क्वेश्चन बनाए कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। रामायण किसने लिखी आपको पता है, वाल्मीकि जी ने लिखी है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, क्वेश्चन कई बार बनाए ये भी कि महाभारत की विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, महाभारत, रामायण, भगवत गीता एक्सेट्रा। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आपको लगाना है महाभारत। ठीक है, पुराना नाम क्या था, जय संहिता था। आगे देखते हैं, गोत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ये लास्ट देख लेते हैं, फिर और बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो धर्मों के उदय के बारे में कल नेक्स्ट वीडियो पे बात करते हैं। बाकी ये लास्ट और देख लें कि प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। योग दर्शन के पतंजलि, कई बार क्वेश्चन बना है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, संस्थापक वो पतंजलि हैं, आपने देखे होंगे जो रामदेव बाबा हैं। न्याय दर्शन के गौतम ऋषि हैं, कई बार क्वेश्चन बना है ये भी। बाकी चार्वाक दर्शन के ये चार्वाक ही हैं। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि सबसे प्राचीन है, कई बार क्वेश्चन बना है ये भी। पूर्व मीमांसा के जैमिनी राय हैं, उत्तर मीमांसा के बादरायण, और वैवस्विक दर्शन के है कदान या उल्क। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वैसे ही आपको डेली आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे। डेली आपको 1 बाय 1 आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी पूरी येलो बुक कराने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रतियोगिताओं के लिए, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आपको डेली आपको वीडियो मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।